इस देश में प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में पलटने का खेल होता है। कमाल के असम में मैंने एक विश्लेषण अलग ढंग से किया, उसे किसी ने नहीं किया, कि जो मथुरा में जो मंदिर के आसपास जो मस्जिद बनाया है, उसके बगल में जो रेलवे लाइन है, वहां से जिहादी जितने थे उन सब का पूरे डिमोलिश कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में रेलवे ने बताया योगी स्टाइल में, जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ब्रेक कर दिया, जब हमने ब्रेकर लगाने के लिए कहा था स्पीड पे इसमें बुलडोजर पे, तो रेलवे ने कहा नहीं हम तो पहले ही सबको निपटा चुके हैं, पहले ही खत्म कर दिया हमने, कोई बचा ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट भी सन्न रह गया। उसका सुप्रीम कोर्ट को भी ज्ञान आने लगा कि हाँ अरे फर्जी जगह जो कोई यदि इलीगल कहीं बसा हुआ है, कब्जा किया हो तो हटाया जाना चाहिए। जब इलीगल कब्जा तोड़ा जा रहा है तो बुलडोजर पर ब्रेक क्यों लगा रहे हो? रेलवे ने कह दिया कि ना 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 हमने तो पहले ही हटा दिया है, एकदम योगी स्टाइल में। यही चीज दूसरे स्टेट के लोग नहीं कर पाते हैं। उनके यूपी दिल्ली में बुलडोजर पर ब्रेक लग जाता है, जहां जहां जिहादी और शांतिप्रिय समुदाय के लोग हैं। हरियाणा में लग जाता है, उत्तराखंड में लग जाता है, यूपी में नहीं लग पाता है। मैंने अलग ढंग से इसका विश्लेषण किया, लोग समझ पाएंगे। लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर पर ब्रेक नहीं लगा, नहीं, रेलवे ने कहा कि बुलडोजर पर ब्रेक लगाने की जरूरत ही नहीं है, हमने सबको निपटा दिया है। जो पहले आप सर कहते थे ना कि यदि कह दे सरकार की जाओ, नहीं मानते, एक तरह से रेलवे ने यही कर दिया, जी हम नहीं मानते, हमने नहीं माना, हमने निपटा दिया पहले ही। क्योंकि आप ही का रूल है कि जो कोई अतिक्रमण नहीं करेगा और अतिक्रमण है तो हटा दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद सर प्रचंड बहुमत की चुनी हुई सरकार कानून बनाती है संसद से, सुप्रीम कोर्ट उसे ध्वस्त कर देता है। सिंपल जैसे वकील 10-10 घंटा बहस करते हैं और हर कोई जानता है कि जो सुप्रीम कोर्ट को नजदीक से जानता है उनकी एक एक मिनट की कीमत कितनी है। तो ये डिक्टेटरशिप कहां से हो रहा है? हाँ मनीष जी, कांग्रेस, राहुल गांधी, ये कांग्रेस के गुलाम खैराती, लुटियन दलाल, ये एक चीज बड़ा, जब से नरेंद्र मोदी बने हैं तानाशाही आ गई, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की आवाज गला घोटा जा रहा, जनता की आवाज का गला घोटा जा रहा। एक आदमी की तानाशाही पूरे देश में चल रही है। मैं भी कह रहा हूँ कि हाँ, एक आदमी की तानाशाही चल रही है इस देश में, लेकिन वो उसका नाम नरेंद्र मोदी नहीं है, उसका नाम नरेंद्र मोदी नहीं है। नरेंद्र मोदी 90 करोड़ मतदाताओं की अदालत में सबसे ज्यादा वोट जीतकर इस देश के प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत के साथ बने हैं। तो वो जनता की आवाज में जनता की आवाज साथ लेकर बने हैं। लेकिन मनीष जी, ये तानाशाही उसी को कहता है जहां डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं होता, जनता की आवाज का कोई मतलब नहीं होता, जनता को जैसा चाहे वैसा एक आदमी हाँकता है। तो ये सवाल अब है मनीष जी, क्या इस देश की संसद में कानून बनाने का जो नियम है क्या वो असंवैधानिक है? क्या इस देश की सरकार को संविधान ने जो कानून बनाने का अधिकार दिया है क्या वो असंवैधानिक है? क्या इस देश के सीबीआई और ईडी या जो बड़ी प्रमुख संस्थाएं हैं उनमें नियुक्ति का अधिकार संविधान ने दिया है, क्या वो असंवैधानिक है? अगर नहीं है तो अगर कुछ बिल जो है, चाहे वो किसान बिल हो, चाहे अभी आपका ताजा 370 में मुकदमाबाजी हो रही है कोर्ट के अंदर, इस तरह के कम से कम आधा दर्जन कानून, इस देश के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश हुई और उस पर जैसे ही सरकार ने एक्शन लिया तुरंत उस पर सुप्रीम कोर्ट कूद गया कि नहीं, तुमको इनके एक्शन लेने का कोई अधिकार नहीं, जबकि वो केंद्र के ही अधीन आते हैं, आईपीएस और आईएएस। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम करेंगे इसकी जांच। क्या जांच हुई, किसको दंड मिला, ये आज तक देश नहीं जानता, जबकि मामला प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश का था। और ये जो किसान आंदोलन वाला किसान बिल है मनीष जी, उस पर एक बड़ी अफवाह उड़ाई जाती है कि प्रधानमंत्री ने बिल वापस नहीं लिया था। उस किसान बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी और कहा था हम अपनी कमेटी बना के इसकी जांच करवाएंगे। और उस कमेटी की रिपोर्ट ने आ गई थी 3 महीने बाद, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज तक उस कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया। इसके 6 महीने बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जब वो समझ गए कि ये खेल क्या है, ये और कुछ नहीं था, कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट आ जाने के बाद जो पूरी तरह से किसान बिल के पक्ष में थी, उस रिपोर्ट पर जब बैठा रहा सुप्रीम कोर्ट 6 महीने, तब प्रधानमंत्री जान गए कि ये खेल क्या चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैं खुद ही वापस इसको लेता हूं। तो मनीष जी, जो और कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ इस देश की संसद ने पूर्ण बहुमत से कानून बनाया, इन्होंने कहा हम नहीं मानेंगे। तो तानाशाही ये होती कि 90 करोड़ हिंदुस्तानियों ने जिसको चुनकर सरकार बनाने का अधिकार दिया, कानून बनाने का अधिकार दिया, उसके बनाए अधिकार को, यानी 90 करोड़ जनता, 90 करोड़ हिंदुस्तानियों की आवाज को सुप्रीम कोर्ट मैं नहीं मानूंगा।
वो 90 करोड़ में जो 543 सांसद बैठे हैं मनीष जी, उनको इसलिए संसद में नहीं बैठे कि उनका बाप सांसद था, वो इसलिए संसद में बैठे क्योंकि अपने लोकसभा क्षेत्र से वो 20 लाख 25 लाख मतदाताओं के बीच में चुनाव जीत कर आए हैं, तब वो बैठे। वो जनता की आवाज है, वो 543 सांसद। आप उसको उनकी आलोचना उनके काम को लेकर कर सकते हैं, लेकिन वो एक सांसद नहीं है जो वहां बैठा है, वो अपने क्षेत्र के 20 लाख 25 लाख लोगों की आवाज है। और ऐसे 543 सांसदों ने एक मत से जब कॉलेजियम के खिलाफ वो कानून बनाया, तो एक आदमी ने कह दिया कि नहीं नहीं नहीं, हम इसको नहीं मानेंगे। क्यों? तानाशाही ये है, तानाशाही नंगा नंगा चेहरा है तानाशाही का। ये किसान बिल पे जब पास हुआ संसद में, कह दिया हम इसको नहीं मानेंगे। ऐसे मनीष जी आधा दर्जन कानून है कि जिसमें 90 करोड़ जनता की आवाज को गला घोट दिया गया। लेकिन तब यह दिल्ली के दलाल, दिल्ली के खैराती तब नहीं कहते कि देश में तानाशाही चल रही है। उस संसद में एक भी आदमी इस हैसियत से कुर्सी पे नहीं बैठा है कि मेरा बाप सांसद था इसलिए मैं भी बैठूंगा। वो चुनाव लड़के आया है, वो कुर्सी पे इसलिए नहीं बैठा कि मेरा बाप सांसद था या मेरा चाचा सांसद था या मेरे बाप का दोस्त सांसद था और उस कोटे से मैं जवरिया आके बैठ गया हूं। उस 543 में हर आदमी कम से कम 20 से 25 लाख मतदाताओं के बीच चुनाव लड़कर आया है। अपने अपने विचार पे, अपने सिद्धांत पे उसको वोट मिला है, अपनी पार्टी के सिद्धांत पे। तो उस ये तानाशाही ये चल रही है मनीष जी देश में। तो नरेंद्र मोदी की तानाशाही नहीं चल रही है, तानाशाही तो सुप्रीम कोर्ट की चल रही है कि देश में 90 करोड़ के लोगों, 90 करोड़ मतदाताओं द्वारा चुनी गई सरकार कानून बनाएगी और एक आदमी कह देगा कि हम नहीं मानेंगे। मनीष जी आज 370 में कल फिर सुनवाई है। जब एक तो अस्थायी प्रावधान था, उसके संविधान सभा में उसके ऊपर दुनिया भर की बातें हुई, कोई सहमत नहीं था। जिनको संविधान रचयिता कहा जाता है भीमराव अंबेडकर, उनके भाषण उपलब्ध हैं और नेहरू ने भी जबरदस्ती थोपी थी। उसने कहा था 10 साल में इसको हटा लेंगे अस्थायी प्रावधान। और उसको अगर इस देश की संसद ने सर्वसम्मति से पार हटाया है तो अब उस पर मुकदमेबाजी हो रही है। कल उस पर फिर सुनवाई होगी, दुनिया भर के सवाल जवाब हो रहे हैं। तो फिर इस हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बुलडोजर चलवा दो, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में बुलडोजर चलवा दो, कह दो चुनाव नहीं होगा। जिसके जिसके बाप दादा होंगे उसको 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 उसके हिसाब से कुर्सी इस देश में दे दी जाएगी। सीबीआई का चीफ वो बनेगा जिसका बाप सीबीआई चीफ था, ईडी का चीफ वो बनेगा जिसका बाप ईडी का चीफ था। यही सिद्धांत चल रहा है। तो इन्हीं लोगों की मनमानी है, तो फिर यही होना चाहिए देश में कि जिसका बाप जो होगा वो उसी जगह आ जाएगा, बाकी 140 करोड़ लोग इन तानाशाहों के गुलाम रहेंगे। तो तानाशाही तो देश में चल रही, लेकिन ये लुटियन खैराती दलाल, इनको शर्म नहीं आती, इस तानाशाही के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते। बिल्कुल, और इसीलिए दुखद है कि कमाल की बात यह कि सबको पता है कि जजमेंट क्या आना है, लेकिन ये नौटंकी एक हो रही है, कुछ वकीलों की कमाई हो जाए और कुछ खैरातियों का बेच धंधा चल जाए और इस देश में एक परसेप्शन गढ़ा जा सके। फैसला क्या आना है सबको पता है। नहीं मनीष जी, लोकसभा चाहे वो लोकसभा हो चाहे प्रदेशों की विधानसभा हो, ये तो अप्रासंगिक हो गई। आप सरकार बनाओ, लड़के और चुनाव, आपकी सरकार बने, आपका मंत्रिमंडल बने और कैबिनेट बने और उसके बाद वो जो वहां आप कानून बनाओ, उसको एक आदमी कह देगा हम नहीं मानेंगे। और या तो आप बताओ कि ये असंवैधानिक कैसे है? क्या ये कानून बनाने का अधिकार असंवैधानिक है कि इस देश की सरकार को कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं है? तो फिर अपने यहां से बना के भेज दिया करो कि आज से ये कानून, आज से ये कानून, आज से ये कानून। काहे कि दुनिया भर की 2 दिन की बहस, उसमें मतदान होगा और दुनिया व्हिप जारी करते हैं पार्टियां, ये सारी पाखंड खत्म होना चाहिए। सरकार वहां पे काठ का घोड़ा बन के बैठ जाए, हिलती रहे और यहां से चिट्ठी जाती रहे कि आज से ये कानून, आज से ये कानून, क्योंकि तुम्हारा बाप ये नहीं था, हमारा बाप हमको अधिकार दे गया। ये बाप का अधिकार चल रहा तो ठीक है। नहीं तो सर अब तो ये भी हो जाएगा 2024 में यदि सीट जीत के मोदी आ गए तो सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दाखिल कर देगा और कहेगा नहीं फैसला तब तक नहीं आएगा जब तक हम नहीं फैसला कर देंगे। हाँ, ये होगा। जिस तरह से जिद्दियाए हुए हैं, जिस तरह से अति की हुई है, तो बिल्कुल सामने है। बिल्कुल, और इसीलिए हम लोगों ने एक दिशा छोड़ा कि कम से कम इस देश की सुप्रीम कोर्ट को इस देश की जनमानस का सम्मान करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि संसद द्वारा पास कानून, भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा लगाए मुहर से बने कानून को कुंडली मारकर सुप्रीम कोर्ट कैसे बैठ जाता है। जितने भी कानून बने हैं सब पे सुप्रीम कोर्ट कुंडली मारे हुए है। अभी दिल्ली में जो ये ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा जो केजरी करना चाह रहा है, उस मामले को भी जो अध्यादेश को अब कानून को चुनौती देने की याचिका दाखिल कर दी गई है। कम से कम ये है कि सरकार नहीं मनीष जी, दिल्ली वाला उदाहरण बिल्कुल ठीक है।
दिल्ली को तो जब संविधान बनाया, संविधान निर्माताओं ने तो उन्होंने तो राज्य का दर्जा दिया ही नहीं था दिया ही दिल्ली नहीं, को। दिया ही नहीं। तो वो तो फिर असंवैधानिक होगा, उसको रद्द करो। उसके लिए अगर केंद्र सरकार कोई कानून बना रही है तो उस पर नुक्ताचीनी, उस पर मुकदमाबाजी, और जो जरूरी ये उन पर नहीं हो रही, इस पर मुकदमेबाजी, क्योंकि सरकार को ये दिखाना है कि हम सरकार से बड़े, प्रधानमंत्री से बड़े हम। अरे तो बड़ा, और लड़ो चुनाव 2000, अभी 8-9 महीने बाद होने जा रहा है, समझ में आ जाएगा कितने पानी में हो। जहां से लगता हो कि बड़े पढ़े लिखे बड़े काबिल लोग रहते हैं, लड़ लो 543 में से किसी एक जगह पे, कहीं पे तो जनता का सामना करने की हिम्मत रखो। ये संविधान भी जनता का ही बनाया हुआ है। जब 7 लाख इस देश के 7 लाख हिंदुस्तानियों ने अपना खून बहा दिया, अपनी जान दे दी, तब यह अधिकार मिला था संविधान बनाने का। ये सुप्रीम कोर्ट उन 7 लाख बलिदानों पर बना है। ये किसी के बाप की देन नहीं है कि उनका बाप था तो उसके बाप ने सुप्रीम कोर्ट बनवा दिया। ऐसा नहीं, जब 7 लाख हिंदुस्तानियों को कत्ल किया अंग्रेजों ने, तब यह अधिकार मिला। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे लोग फांसी पे चढ़ गए, तब संविधान बना है। ये संविधान देश से बड़ा नहीं है। संविधान को देश चलाने का एक तरीका है, एक प्रक्रिया है वो। नहीं सर, तो भ्रम तो लोगों को ये है ना कि नेहरू के गुलाब से बन गया, सिर्फ नेहरू के गुलाब से बन गया है संविधान। ये तानाशाही चल रही है, लेकिन इस तानाशाही पे कोई बात नहीं करता। इस तानाशाही, ये हिटलर का बाप, ये तानाशाही हिटलर की बाप है। बिल्कुल सर, हम लोग प्रयास करेंगे इस चीज को, इसे अलग से ढंग से, इसे और गहराई से समझने का, और इसे सिलसिला निश्चित रूप से नए सिरे से जारी रखने का। इस देश के प्रधानमंत्री की, मनीष जी, इस देश के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश और उसकी जांच प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। इससे बड़ा कोई कुकर्म हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, और ये सचमुच, ये पीड़ा इस देश की है, और कई बार सचमुच बहुत मन दुखी होता है। इस विश्लेषण को हम यही कहेंगे कि आप जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में आए कि संसद की गरिमा क्या होती है। प्रतीक जी कह रहे सर, आप लोगों की व्याख्या बहुत सटीक होती है। इस व्याख्या के लिए लख लख शुभ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आप सबका। मानी जी, आखिर में एक और बता दूं, दर्शक समझ लें कि चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, या उनके जैसे हजारों क्रांतिकारी, उन्होंने जान इसलिए नहीं दी थी कि हम सुप्रीम कोर्ट बनाएंगे। उन्होंने जान इसलिए दी थी कि हम ऐसी सरकार बनाएंगे जो हमारे लिए कानून बनाएगी। उनके कानून बनाने का अधिकार हमको मिले, हमको यानी जनता को मिले। इसलिए भगत सिंह फांसी के फंदे पे झूले थे। वो इसलिए नहीं झूले थे कि कोई किसी का बाप अपने बेटे को जज बना देगा, इसलिए उन्होंने जान नहीं दी थी। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान हम वो चाहेंगे जो शासन हमारी सरकार करे, या हमारी यानी जनता की। तो वो लोकतंत्र है जो जिंदा है इस देश की संसद में। सुप्रीम कोर्ट में लोकतंत्र नहीं जिंदा है, और लोकतंत्र के लिए भगत सिंह फांसी पे चढ़े थे। ये इसमें कोई बोलता नहीं मनीष जी। बिल्कुल, ये बोले जाने की जरूरत है, और लगातार बोले जाने की जरूरत है। तो सतीश जी ने आज बेहद गंभीर मामला उठाया है। इसकी गंभीरता को समझेंगे हम, और इसे ज्यादा से ज्यादा संख्या तक लोगों तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद।